तो इससे पहले लेक्चर में हम क्या देख चुके थे, सिल्वीकल्चर के जो बेसिक था, फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट्री क्या है, और सिल्वीकल्चर से रिलेटेड देख चुके थे। इसके बाद हमने देखा था साइट क्वालिटी का मुद्दा था, और ये साइट क्वालिटी तक हम जो इसका जो सेकेंड लेक्चर था उसमें कवर कर चुके थे। इसके बाद जो हमने कवर किया था थर्ड लेक्चर में, वो था अपना क्लाइमेटिक फैक्टर और एडाफिक फैक्टर, सॉइल वाला पार्ट, वो वहाँ पर कवर हो चुका था। तो ये जो फॉरेस्ट्री था, कहाँ से, फॉरेस्ट्री जो सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर से जो अभी चल रहा है वो अपना सिल्वीकल्चर चल रहा है, सिल्वीकल्चर का पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पर अब अपना एडाफिक के बाद आता है टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफी मीन्स जमीन की किस टाइप की अरेंजमेंट है, उससे किस टाइप की प्रॉब्लम या किस टाइप की सिचुएशन डेवलप होती है, वेजिटेशन पे किस टाइप से इम्पैक्ट देता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोपोग्राफी में अगर देखा जाए तो बेसिकली ये दूसरे जो पहले दो फैक्टर हैं उनसे कैसे डिफरेंशिएट है। तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर या एडाफिक फैक्टर है, इनके साथ स्पेशली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये जो भी करेंगे वो सामने वाले फैक्टर जो वेजिटेशन है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। कोई भी वेजिटेशन है जैसे कि यंग प्लांट है, ये उस पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट है वो फ्रॉस्ट से डायरेक्ट अटैक करेगी। सॉइल जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है क्योंकि न्यूट्रिशन ये सॉइल से ही लेगा। लेकिन जो अपने टोपोग्राफिक फैक्टर हैं ये उसे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करके एक टाइप से इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जो अदर फैक्टर हैं उनके साथ चेंजेबिलिटी ले आते हैं, जो अदर फैक्टर इनडायरेक्टली प्लांट को अटैक करेंगे, इफेक्ट करेंगे। जैसे कि क्या होगा, माउंटेन अरेंजमेंट है, जैसे कि हिल्स वैली का किस टाइप से अरेंजमेंट है, आपको पता है कि अगर अपना नॉर्थ इंडिया में हिमालय देखा जाए तो उनका अरेंजमेंट है। तो जैसे कोल्ड विंड आती है तो वो ये माउंटेन अपन को बचा लेते हैं। तो ये माउंटेन अरेंजमेंट का एक फर्क पड़ेगा। एक जस्ट एग्जांपल में और कि जैसे ये अगर वो मिडिल रेंज ले लो हिमालय की, और ये शिवालिक ले लो, देहरादून वैली बीच में पड़ जाती है। तो जब सर्दियों में इस साइड से जब ठंडी हवा जो पोलर एरिया वाली जो है तो जब आती है तो पूरे नॉर्थ इंडिया में कोहरा होता है, लेकिन देहरादून बिल्कुल फ्रीली बच जाता है, वहाँ कोहरा नहीं पड़ता। तो इस टाइप से जो माउंटेन अरेंजमेंट है, हिल वैली है, उसका इफेक्ट देखेंगे। इसके साथ क्या है, ऊंचाई के साथ है, अल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, इसका इफेक्ट देखेंगे। स्लोप्स को देखेंगे कि जो माउंटेन्स की जो स्लोप्स है वो कैसे इफेक्ट करते हैं वेजिटेशन को, और इसका जो एक एस्पेक्ट और एक्सपोजर वाला पार्ट है उसको देखेंगे, और इतने में अपना टोपोग्राफी वाला जो मेन इशू कंटेंट है उसे सॉल्व हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं इसके जो माउंटेन्स के अरेंजमेंट है उसके मुद्दे पर। तो एक्चुअली माउंटेन के अरेंजमेंट जो है वो कैसे इफेक्ट करता है, उसकी सबसे पहली बात तो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट से जब अरेबियन सी से जो भी विंड आती है तो वो वेस्टर्न घाट पे जब उसे अपलिफ्ट की जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगी। तो मेजोरिटी जो रेनफॉल है वो इस रीजन में हो जाती है, और दूसरी साइड जिसे हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, ये दो टर्म याद रखें, इसे बोलेंगे विंडवार्ड, मतलब विंड की तरफ, विंडवार्ड जिस साइड से आती है उसे विंडवार्ड बोलते हैं, और दूसरी साइड जो होती है उसे बोलते हैं लीवार्ड। तो ये जो लीवार्ड साइड है उसमें एक्चुअल में जनरली कम रेनफॉल होती है। तो इस टाइप से जो माउंटेन है, अगर कहीं भी कोई भी विंड डायरेक्शन है, सपोज विंड की डायरेक्शन ये है, अगर माउंटेन यहाँ पर इस टाइप से खड़ी हो गई तो इस साइड में मॉइस्चर ज्यादा मिलेगी, इस साइड में मॉइस्चर की कमी रहेगी। तो इस टाइप से जो माउंटेन अरेंजमेंट है वो क्या इफेक्ट करेंगे, जो रेनफॉल है उसके पैटर्न को अफेक्टेड करेंगे। दूसरा क्या कर सकती हैं, विंड डायरेक्शन को। विंड डायरेक्शन कैसे, जैसे मैंने अभी बोला कि ये ग्रेटर ये ग्रेटर हिमालय ले लो, ये मिडल है और ये बाहर शिवालिक है। ये जो पोलर सर्दियों के टाइम पे जब अपने यहाँ पाला पड़ता है, सर्दियाँ पड़ती हैं, तो अपने यहाँ जो सर्दी कोल्ड विंड है वो पोलर विंड जो है वो इस साइड से एंटर करती है, सेंट्रल एशिया तरफ से, और अपना जो देहरादून वैली है वो बीच में पड़ जाती है। तो इस टाइप से यहाँ का टेम्परेचर नहीं गिरता जैसा अभी बताया। तो इस टाइप से विंड डायरेक्शन को माउंटेन अफेक्ट कर रही है, ये इसके पैरेलल चल रही है जो विंड है वो माउंटेन के। टेम्परेचर को भी अफेक्ट करता है, जैसे जैसे अपन पहाड़ी पे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा। ठीक है, और एक मुद्दा आता है सोलर रेडिएशन का। सोलर रेडिएशन का आप वैसे भी समझ सकते हो कि अगर सन की कंडीशन यहाँ है और माउंटेन यहाँ पर है, कहाँ पर है, जस्ट 1 मिनट, वाई इज नॉट वर्किंग, ओके, 1 मिनट। तो अगर सोलर रेडिएशन की बात कर ली जाए तो जैसे सन यहाँ पर है तो इस रीजन को जो है सोलर रेडिएशन ज्यादा मिलेगी और इस रीजन को कम मिल जाएगी। तो यहाँ सोलर रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है वो माउंटेन के साथ होगा।
मीन्स जिस टाइप के माउंटेन होंगे उसकी जो दोनों सरफेस है वो उससे अफेक्टेड होंगे। तो जो लैंड अरेंजमेंट है वो काफी हद तक उन चीजों को अफेक्ट करता है। अब इसके साथ हम दूसरा फैक्टर देख लेते हैं, अल्टीट्यूड वाला, मीन्स ऊंचाई के साथ ऊंचाई कैसे अफेक्ट करती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो। अगर आपसे बोला जाए कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, इक्वेटरी एरिया है, यहाँ पर तो स्नोफॉल यानी कि जो बर्फबारी है वो तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर माउंट किलिमंजारो को देखा जाए, ये वोल्केनिक आइलैंड है, यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, सवाना। अगर इसको इस टाइप से देख लिया जाए, ये माउंटेन बना लो, तो ये पूरा का पूरा क्या है, कुछ इधर सहारा का डेजर्ट है, फिर ये सेमी डेजर्टिक एरिया है, जैसे कि ये जो सवाना है उसका आ गया। आगे जैसे जैसे आप इस पे आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ पर मिल जाएंगे बीच में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे माउंटेन ऊपर जा रहे हो तो जो विंड है वो ऊपर जब माउंटेन उससे धक्का देती है तो ऊपर जा करके वो एक रीजन में रेनफॉल कराना शुरू कर देती है। तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर यहाँ पर और ऊपर जाएंगे तब थोड़ी रेनफॉल का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तब वो मिलेंगे अपन को सब ट्रॉपिकल। फिर आ जाएंगे टेम्परेट, फिर आएगी एल्पाइन, और लास्ट में जा जा करके वेजिटेशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। सपोज ये थोड़ा वेजिटेशन यहाँ खत्म हो गई है, फिर ये प्लेन एरिया, खाली का एरिया बचा होगा। इसके बाद ये जो खाली एरिया है, ये आपको खाली एरिया दिख रहा होगा, इसके बाद फिर ये स्नो वाला रीजन शुरू हो जाता है। तो अल्टीट्यूड में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, रेनफॉल यानी कि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो एक लिमिट तक तो बढ़ती है। मतलब ऊंचाई के साथ पहले तो बढ़ती है, फिर एक लिमिट के बाद ये जो रेनफॉल है उसकी अवेलेबिलिटी घटती दी जाती है, गिरती जाती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि वेजिटेशन उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो आपको ये समझ में आया कि अल्टीट्यूड कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो पहले आपको ये समझना होगा, क्योंकि जहां से अपने क्वेश्चन आते हैं कि अल्टीट्यूड के साथ क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या गिरता है। तो जनरली जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हमारे जो सोलर रेडिएशन है वो बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपकी सरफेस यहाँ है, एटमॉस्फेयर यहाँ है, सन यहाँ पर था, तो यहाँ से जब एटमॉस्फेयर में रेडिएशन एंटर करता है, तो यहाँ सपोज रेडिएशन था 100%, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बचता है 80%। 20% कहाँ गायब हुआ? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसने उसके साथ क्या किया, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, किसी को स्कैटर्ड कर दिया, किसी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब अगर आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, इस लेवल तक किसी पहाड़ी पे पहुंच गए, तो यहाँ पर सोलर रेडिएशन आपको ज्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो इतने वाला पार्ट का जो एटमॉस्फेयर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था वो तो है ही नहीं, केवल इतने का बचा। तो हो सकता है यहाँ पर आपको 95% तक मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको जो टोटल सोलर सोलर रेडिएशन है वो हाइट के साथ साथ बढ़ता है। दूसरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये तो सोलर रेडिएशन बढ़ रहा है। दूसरा क्या बढ़ रही है? विंड वेलोसिटी, हवा की जो तेज रफ्तार है वो बढ़ेगी, क्योंकि जमीन के आसपास क्या है, छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं उसमें एक टाइप से रुकावट क्रिएट करती रहती हैं, और एक लिमिट की हाइट के बाद ये रुकावट जो है वो काफी कम हो जाती है। और घटता क्या है, जैसे कि ऊपर ऊंचाई के साथ एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरा टेम्परेचर घट रहा है, और दूसरा प्रेशर घट रहा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर घटेगा, सोलर रेडिएशन और विंड वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये अल्टीट्यूड का इफेक्ट है, और इनके साथ साथ वेजिटेशन की उसी के हिसाब से क्या एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे जो माउंटेन्स है उनके जो एजेस है, एज पे जो प्लांटेशन है वो ना बोलते हैं हम फ्लैग ट्री, क्योंकि एक साइड से कंटिन्यू विंड मिल रही होती है ना। जब एक साइड से मिलेगी तो इस साइड की जो ब्रांचेस हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगी, इसका रिजल्ट होगा इधर की तो ग्रो कर जाएंगी और इधर की नहीं। तो ये अपना क्या हो गया, एक झंडा बन गया है, यानी कि एक फ्लैग बन गया। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जब माउंटेन पे जब विंड स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसका एक रिजल्ट होता है कि इन पे जो इवापोरेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज्यादा होगा, ऊपर से सोलर रेडिएशन भी ज्यादा है। तो ट्रांसपिरेशन तो बहुत ज्यादा है, बट क्या नहीं है इनके पास, पानी तो यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि प्लांट पे हमेशा डेजर्टिक इफेक्ट पड़ता रहता है। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है, एक लिमिट की ऊंचाई के बाद हमें थोड़ी वेजिटेशन जो है वो जीरो फाइटिक मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर स्ट्रेस है उसे नहीं झेल पाती, ऊपर से सोलर रेडिएशन बहुत मिल रहा है, ऊपर से तेज विंड चल रही है, और तेज विंड भी वाटर को उड़ाती है, और हवा तो पानी जो सोलर रेडिएशन ज्यादा है वो तो गर्म कर ही रहा है। और इसका वजह ये पड़ता है कि प्लांट ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता, तो प्लांट की जो मोटाई है और जो हाइट है दोनों ही गिर जाती है। तो प्लांट का डायमीटर और हाइट है दोनों गिर जाएंगे, फ्लैग ट्री मिलेंगे।
एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है हाई अल्टीट्यूड का, वो होता है यहाँ की जो क्रॉप है उनकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको फिर मैं एक एग्जांपल में बता दूं, जैसे अपने वीट लगाते हैं, गेहूं। सो नॉर्थ इंडिया में जो अपने प्लेन में जो वीट लगाते हैं वो जनरली नवंबर के टाइम पे, मिड नवंबर में बोया जाता है और इसे अप्रैल के एंड तक हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये यूजुअली अपने होता है 6 मंथ का पीरियड। लेकिन यही अगर अपन मिडल हिमालय में चले जाएं तो वहां पर जो वीट लगा रहे होते हैं वो यूजुअली 12 मंथ या 14 मंथ का होता है। मतलब जो 6 मंथ है वो हार्वेस्ट वहां पर ये बहुत स्लो, आराम आराम से ग्रोथ करती है वहाँ की क्रॉप। वो अलग ही वैरायटी है और वो बहुत स्लो ग्रो करने वाली होती है। तो इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है जो अपना 6 मंथ है वो वहाँ पर 12 मंथ या 14 मंथ तक हो जाता है। ये इनके साथ इशू है। और ये वाटर स्ट्रेस का मैं बता ही चुका हूँ। इसका एक रिजल्ट होता है कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इस टाइप के एडवर्स कंडीशन में कम होती है या कोई टेम्परेट एरिया में क्यों कम होती है, टेम्परेचर वाले फैक्टर से जब लिंक किया। क्योंकि जिस टाइप की स्ट्रेस कंडीशन है उसमें कुछ ही स्पीसीज होती हैं जो सरवाइव कर पाती हैं और मेजोरिटी नहीं कर पाती हैं। तो जिस जो करेगा सर्वाइवल, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। यहाँ पर वही चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूल। तो अल्टीट्यूड देख लिया। इसके साथ जब हमें कभी वो एग्जाम्पल देखना होता है तो हमारे जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें हमें पीडीएफ वाला जो अपना एग्जाम्पल था, पाइनस, देवदार और फिर, तो ये काफी सिंपल एग्जाम्पल और अक्सर इनसे काम चल जाता है। तो यहाँ पर अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो पहले 1 किलोमीटर से नीचे तो अपने नॉर्मल है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन। 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में जो मेजोरिटी में डोमिनेंट है वो अपना होता है पाइनस रॉक्सबर्गी, जो सब ट्रॉपिकल का है। ये अपना यूजुअली रहता है ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पर पाइनस रॉक्सबर्गी, इसका मतलब ये नहीं कि देवदार नहीं होगा, 2-4 पेड़ हो जाएगा, उन्हें कोई काउंट नहीं करता। मेजोरिटी जो है, डोमिनेंस है, वो यहाँ पाइनस रॉक्सबर्गी की होगी। और इस जोन में, इस अल्टीट्यूड जोन में जो डोमिनेंट होगा वो देवदार होगा और इसमें होगा सिल्वर फिर। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि अल्टीट्यूड को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो क्या होगा, अल्टीमीटर। अल्टीट्यूड है। अब अल्टीमीटर का ये कैसे मैकेनिज्म करता है ये हमें समझने की जरूरत नहीं है। ये जो बैरोमीटर जो प्रेशर मेजर करता है उसी के कॉन्सेप्ट पे ये पूरा बेस है कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जो अल्टीमीटर का कॉन्सेप्ट है वो इसी पे है। बस हमें इतना याद रखना है कि अल्टीट्यूड मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज है वो है अल्टीमीटर। दूसरा, आपको ये वेजिटेशन यूजुअली याद होगा, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, मेजर इशू नहीं है इसके साथ। अब यहाँ अपने जो मेन पॉइंट आता है वो आता है अपना हिमालय पे। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, लगभग सिविल के जनरल जो सिविल का जो पी सिविल का जो जीएस का पेपर है उसमें भी आ चुका है और फॉरेस्ट्री में तो आते ही आता है कि ऐसा क्या है। हाँ, आईएफएस में भी आ चुका है। ऐसा क्या है कि जो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय में डिफरेंस क्या है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि लोकेशन क्या है। जब इंडिया का अपन डायग्राम बनाते हैं तो हिमालय अपना आ जाता है इस टाइप का। ओके। अब समुद्र कोस्ट है, ओशियन है यहाँ, और यहाँ पर जो वेस्टर्न हिमालय है और ईस्टर्न, ये ईस्टर्न है और ये है वेस्टर्न। तो समुद्र की जो नजदीकी है वो यहाँ पास में है और यहाँ काफी लंबा है, यहाँ से भी काफी लंबा है और यहाँ से भी काफी लंबा है। इसके कंपेयर में ये लगभग 5 to 6 टाइम मोर डिस्टेंस है, 3/4 जो भी मान लो। तो ये ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि पहला तो क्या है कि ओशियन का जो इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पर नहीं पड़ पाता, यहाँ पड़ जाता है। दूसरी बात क्या है, कोस्टल से जो विंड आती है, अगर मैं यहाँ पर दूसरे कलर से लेके बताने का ट्राई करूँ, कोस्टल से, कहाँ गया भाई, तो कोस्टल एरिया से जो विंड आ रही है वो यहाँ तक सीधी टकरा जाती हैं, तो यहाँ ज्यादा हाइट तक मॉइस्चर अवेलेबल करवा देती है। जबकि वेस्टर्न घाट में ये विंड इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, वहां तक पहुंचते पहुंचते काफी वीक हो जाती है। इसका रिजल्ट होता है कि एक ज्यादा ऊंचाई तक वो अपनी मॉइस्चर को प्रोवाइड नहीं करवा पाती। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है, एक टर्म आता है टिम्बर लाइन। इसे टिम्बर लाइन बोलते हैं या कभी कभी बोलते हैं ट्री लाइन, ट्री या टिम्बर। इसका मतलब क्या है, देखो कुछ 2-3 टर्म है लाइन के, सुनो। ये है हिल, यहाँ पर सपोज है ये स्नो जमी हुई है। तो ये स्नो जहाँ तक ये यूजुअली जमती है, कभी मीन्स फैलती है सर्दियों में, सपोज ये सर्दियों में रहा यहाँ तक, गर्मियों में रही यहाँ तक, ये अपनी कब रही, सर्दियों में, सर्दियों में। तो ये जो बीच का जोन है इसको हम बोल देते हैं स्नो लाइन।
क्योंकि यहाँ तक जनरली स्नो रहती है। नीचे से जो वेजिटेशन ग्रो करना शुरू हुई हैं, ये लगभग एक लिमिट तक ही जा पाती हैं, इसके बाद नहीं जा पाती। तो ये जो लाइन है, जहाँ तक वेजिटेशन जनरली जो खासकर ट्री जिनसे अपन को टिम्बर मिलता है, वो इस लिमिट के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन, या इसे और क्या बोलेंगे अपन, ट्री लाइन। अब मैंने ट्री या टिम्बर बोला, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर जो जीरोफाइटिक वेजिटेशन है वो कुछ उग जाएंगे, फिर इसके बाद फिर वो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ स्नो लाइन और टिम्बर लाइन याद रखना है आपको। तो मुद्दा ये है कि जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट में जो टिम्बर लाइन है वो थोड़ी ज्यादा ऊंचाई तक है। यहाँ पर जो टिम्बर लाइन है वो 16,000 फीट तक है, जबकि वेस्टर्न घाट में जो टिम्बर लाइन है वो उससे कम है। ऐसा क्यों है? तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये समुद्र के पास है तो मॉइस्चर इजिली, जो विंड थ्रस्ट है वो काफी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। यही वजह है कि इनके हिसाब से फिर वो वेजिटेशन में उसी हिसाब से इफेक्ट पड़ा, कि यहाँ पर जो टेम्परेट जो जोन है, इसका टेम्परेट जोन सपोज यहाँ तक है तो इसका टेम्परेट जोन यहाँ तक है। तो इस टाइप से वो जोन थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टिम्बर लाइन इन ईस्टर्न हिमालय इज हायर देन वेस्टर्न हिमालय, क्यों होता है? क्योंकि ये बोला कि लिस्ट इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन एंड इंक्रोचमेंट, इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हायर प्रिसिपिटेशन एंड ट्रेंड ऑफ रेन, ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक मिनट। कलेक्शन ऑफ टिम्बर फॉर फ्यूल एंड कंस्ट्रक्शन पर्पज, ये तो कोई पर्पज ही नहीं बनता इसका। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ कॉनिफरस, इसका नहीं है, तो इसका अपना आंसर आ गया ये सिमिलर क्वेश्चन इससे पहले भी 4-5 बार पूछा गया है। मुद्दा वही रहेगा, किसी में उन्होंने फैक्टर जो दिया आंसर आएगा वो आएगा कि समुद्र के पास ज्यादा है। दूसरा, ये हिल्स जो है पास में होने की वजह से यहाँ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो ये जैसे यहाँ प्रेसिपिटेशन बोलती है वो किसी ने उसे मॉइस्चर लिखा है। सिमिलर क्वेश्चन पैटर्न पर है, लेकिन यही पूछेगा है। अब जैसे अपना टिम्बर लाइन मीन्स अल्टीट्यूड होता है, अब देखते हैं अपन लैटिट्यूड। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये अपनी है गोल अर्थ। तो इसमें आपने अर्थ में देखा होगा, जो इस टाइप की लाइनें होती हैं इन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो इस टाइप की लाइन होती हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब कंफ्यूजन ना हो तो इसे आप कैसे समझ सकते हो कि अगर मैं इसे, इसकी ये सिर बना दूं और इसके ये पैर बना दूं, तो ये इसे लेटा दिया, तो जो लेटा हुआ है उसे बोल दिया हमने लैटिट्यूड। ये लेटा वाला हो गया लैटिट्यूड। और खड़ा है अगर मैं यहाँ बना दूं, खड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग, कितनी लंबाई है, तो लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो जो खड़ी लाइनें होती हैं उसमें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड है, अब ये अपना जो लैटिट्यूड होता है इसे बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये अपने जो टॉप पे होता है इसे बोलते हैं 90 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, पोल रीजन पे। तो जैसे अपनी वेजिटेशन हिल पे ऊपर की साइड जाने पे चेंज होती है, सिमिलर कंपोजिशन अपने साथ ये लैटिट्यूड के साथ होता है। अगर अपन ट्रॉपिकल इक्वेटर वाले रीजन को देख लो तो ट्रॉपिकल पे है, ये एक टाइप से इस टाइप की अर्थ है पूरी पूरी, गोला ले लिया, और ये अपना हो गया इक्वेटर वाला रीजन, और ये हो गया पोल वाला रीजन। तो यहाँ पर अपन पोल से चलें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलेगी, टुंड्रा रीजन। टुंड्रा मतलब क्या होगा, ये तो पूरा स्नो से कवर है। इसके बाद ये वो रीजन मिलेगा जिसमें थोड़ी बहुत वो जो मॉस है वो जो उगती है, कोई वेजिटेशन नहीं होती है। तो मॉस जो है वो, जैसे अपने यहाँ पर भी क्या है कि जो वेजिटेशन खत्म, यहाँ पर स्नो है तो इसके बाद का जो रीजन होगा यहाँ पर भी ये टुंड्रा रीजन मिलेगा। इसके बाद आता है कॉनिफर्स फॉरेस्ट, जिन्हें बोलते हैं अपन टैगा, टैगा फॉरेस्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो ये टैगा ही है, और सबसे बड़ा जो टैगा है वो आपने सुना होगा, साइबेरियन जो फॉरेस्ट है, या बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। किसे? बोरियल, बोरियल फॉरेस्ट। ये कहाँ पर सबसे ज्यादा है? रसिया में। जो अपना पूरा पूरा रसिया है उसका पोल से लगा हुआ जो रीजन है, ये पूरे में बोरियल फॉरेस्ट है, और वो सबके सब यही कॉनिफर्स फॉरेस्ट है, टैगा बोलते हैं इन्हें। इसके बाद आएंगे अपने डेसिडुअस, फिर आएंगे ग्रासलैंड, और फिर ये इसका ट्रम या कर्व, जो इनका एक क्रम है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना था कि पहले आता है टुंड्रा और दूसरा आता है टैगा। और इक्वेटर पे तो अपने है ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पर टुंड्रा टैगा मिलेंगे, वैसे ये पहाड़ियों पे भी आपको
बर्फ के बाद यहाँ पर आपको टुंड्रा मिलेगा और इसके बाद फिर मिलेगा टैगा वेजिटेशन। तो लैटिट्यूड वाला इतने से अपना काम हो जाता है। तो अब मुद्दा कभी कभी ये आ जाता है कि आखिर लैटिट्यूड के साथ इस टाइप के जो क्या होता है, रीजन क्या है इनके पीछे। तो उसके पीछे जो रीजन है वेजिटेशन के पीछे वो है सोलर रेडिएशन का। क्योंकि जहाँ कम रेडिएशन, जहाँ ज़्यादा रेडिएशन वहाँ ट्रॉपिकल कंडीशन, जहाँ कम रेडिएशन वो उसके हिसाब से मोस्ट वो टेम्परेचर डाउन होगा। अब इसे कैसे समझ सकते हो, ये देखो। जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर सोलर रेडिएशन है, एक छोटा सा एरिया है। यहाँ पर जो पैकेट आ रहा है सोलर रेडिएशन का वो इस छोटे से रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, वो रीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो बढ़ जाएगा और यहाँ पहुंचेगा तो ये रीजन ऐसा लंबा सा हो जाएगा। सेम पैकेट बड़े रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका रिजल्ट है कि यहाँ सोलर रेडिएशन कम मिल पा रहा है तो टेम्परेचर डाउन चला जाता है। और ये फिर पूरा पूरा जो टेम्परेचर डाउन गया तो उससे रिलेटेड जो फैक्टर है वो सबके सब उससे लिंक होकर के उसी टाइप के वेजिटेशन कंपोजिशन को डेवलप करेंगे। लैटिट्यूड के साथ अपना फोर्थ फैक्टर जो आता है वो है स्लोप। ये स्लोप काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये जैसे कि आपकी एक पहाड़ी है, आप बोल रहे हो कि स्लोप का क्या मीन्स, आप इसे मेजर कर रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या एंगल है। ये जो एंगल बना रहा है यही आपके लिए सरफेस मीन्स लैंड सरफेस से आप लैंड सरफेस जो है, ये जो लैंड सरफेस है इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या एंगल है। स्लोप के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने भी सॉइल वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इशू हैं, सॉइल को मैनेजमेंट से नर्सरी करना, कुछ भी करना है, जंगल में प्लान तो होती नहीं है, सब अनडिलेटेड लैंड होती है, तो उसके हिसाब से हमें मैनेजमेंट एक्टिविटी करनी होती है। तो यहाँ हमें स्लोप को ये पता होना चाहिए कि कितना स्लोप है जहाँ पर भी हम मैनेजमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर एंगल के बेसिस पे तो इसके स्लोप के कई जो अपने पर्पज हैं वो अलग अलग पर्पज हैं और पर्पज के हिसाब से हमने स्लोप को डिफरेंट टाइप से बांट रखा है। तो यहाँ पर जो अपना पर्पस है वो है एंगल का। तो एंगल के हिसाब से जो स्लोप को बांटा है वो याद रखेंगे। तो इसमें पहले तो जो आता है वो आता है लेवल स्लोप। क्या, लेवल। लेवल का मतलब है कि जो एंगल है वो 0 से 5 डिग्री के बीच में है। और दूसरा होता है अगर 5 से 10 डिग्री के बीच में है तो हम उसे बोलते हैं जेंटल स्लोप। आपको जो याद रखना है वो एक तो जेंटल पूछा जाता है कि जेंटल स्लोप का मतलब क्या होता है, वो स्लोप जहाँ पर जो लीनिंगनेस है, जो एंगल है वो 5 से 10 डिग्री है। अभी तक एक तो जेंटल पूछा गया, दूसरा पूछा गया प्रिसिपिटस। प्रिसिपिटस का मतलब ये पका की कंडीशन है कि थोड़ा मॉडरेट, स्टीप, वेरी स्टीप और प्रिसिपिटस है। प्रिसिपिटस का मतलब है जहाँ पर जो एंगल है वो 45 डिग्री से ऊपर हो चुका है। कितना हो गया है, 45 डिग्री से अबव हो चुका है। तो जो 45 से ऊपर है वो प्रिसिपिटस है, 5 से 10 डिग्री है वो जेंटल है। अब स्लोप जो है उसके दूसरे भी बेसिस हैं, जिनमें एक है कि गेन या लॉस के बेसिस पे, मतलब किसे लॉस हो रहा है किसे गेन हो रहा है। तो अगर गेन लॉस के हिसाब से बोलें तो जो पहाड़ी है इसका जो टॉप होता है सॉरी, तो जो पहाड़ी का टॉप है उसे हमेशा लॉस हो रहा होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये डेनुडेशन स्लोप है, यहाँ से डेनुडेशन हो रहा है, यहाँ से जो सॉइल है वो भाग रही है। ये बीच वाला जो है इसे बोल सकते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। इसको ना तो गेन होता है ना लॉस होता है, ये तो बीच में ऊपर से जो आया ड्रग के नीचे पहुंचा दिया। और तीसरा जो नीचे है इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन स्लोप। मीन्स ये वो स्लोप है जहां पर एक्यूमुलेशन होता रहता है जो ऊपर से आ रहा था। ये डेनुडेशन है। ये सपोज यहाँ पर जो स्लोप, ये वाला जो स्लोप है ये इसे क्या बोल दिया हमने, ट्रांसपोर्टेशन, और ये एक्यूमुलेशन। कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन जो स्लूप है वो बिल्कुल खड़ा होता है, इस टाइप का खड़ा होता है, इसे हम बोलते हैं फ्री फेस या क्लिफ। क्लिफ या फ्री फेस दोनों ही पूछे जा चुके हैं। फ्री फेस का मतलब ये ऐसा फेस है जिस पे जो बिल्कुल अपने आप में फ्री है, इसका किसी से कोई लेना ही देना नहीं है। या क्लिफ मीन्स बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी, बिल्कुल खड़ी चट्टान है। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें क्लिफ से क्वेश्चन आते हैं कि क्लिफ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शार्प खड़ी हुई होना, या डेनोटेशन और एक्यूमुलेशन। कभी कभी इसके एंगल के हिसाब से भी हम इसे डिवाइडेड कर लेते हैं। एंगल के हिसाब से कैसे, कि हमने इसे बोल दिया कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, स्ट्रेट है या कॉनकेव है। सो ये इसे समझो, जैसे कि माउंटेन है, अगर ये माउंटेन का टॉप है, ये माउंटेन का स्लोप है और ये माउंटेन का बेस है, फिर ये दूसरी माउंटेन है।
अगर मैंने ये जो माउंटेन थी, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो ये कौन सा जो कौन सा लेंस बन गया, ये जो लेंस बना है वो है अपना कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है, अगर इसको बनाऊंगा मैं तो ये बनेगा अपना कॉनकेव। आप एयर में नहीं जाओगे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, इसको उठा करके 90 डिग्री पे घुमा दो तो कैसा हो जाएगा, इस टाइप का। अब एक बार ले लो कि सपोज ऐसा कर लो तो ये बीच में गहराई सी हो गई, मान के चलो ये क्या हो गई, केव। तो ये जो है अंदर वाला है, ये है केव, भटार है, गुफा है। तो ये है केव, नीचे वाला हो गया अपना केव, और ऊपर वाला है कॉन्वेक्स, और ये जो है वो है स्ट्रेट स्लोप। तो ये बस इतने नाम याद रखना चाहिए, कौन सा कॉनकेव, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा स्ट्रेट है, इससे अपना काम हो जाता है। ये उनकी फॉर्म के बेसिस पे है। यहाँ पे अपना जो स्लोप वाला है उसका बेसिक तो आपको स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो सॉइल है उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर सॉइल में मिट्टी मिट्टी जो है अपनी, सपोज उसमें थोड़ा बहुत पानी है, थोड़ा बहुत पानी के साथ क्या हो जाता है कि जैसे आपने ये देखा होगा लैंडस्लाइड हो जाती है। तो जो लैंडस्लाइड है वो क्या है, लूज मिट्टी है, इसमें पानी अंदर भर गई है, लेकिन एक्चुअली ये एकदम बहती है, ऐसा नहीं कि ये धीरे धीरे खिसक रही हो। तो लैंडस्लाइड थोड़ी ड्राइनेस जैसी कंडीशन है। अब कई बार इसमें पानी और बढ़ जाती है और कंकड़ पत्थर बीच में होते हैं, तो ये जो मिट्टी है वो हल्के हल्के ऊपर से खिसकने लगती है, धीरे धीरे खिसकती है। तो इससे होता है क्या कि जैसे अपने जो पिलर सीधे खड़े थे वो कुछ टाइम बाद ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि नीचे तो वही रही, ये जमीन थोड़ी खिसक गई। तो इसे हम बोलते हैं सॉइल क्रीपिंग। सॉइल का एक थर्ड टाइप है, उसे बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन। ये वो कंडीशन है जब सॉइल में मॉइस्चर का जो लेवल है वो और बढ़ जाता है, और जब उसका और लेवल बढ़ता है उसका रिजल्ट ये होता है कि जो सॉइल है वो धीरे धीरे पानी की तरह, जैसे गाड़ी लावा है उसकी तरह सॉइल है वो फ्लो होने लगती है, बहने लगती है। अब सॉइल का मुद्दा हो गया, तो अब अपने पास बचता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मींस, एस्पेक्ट और एक्सपोजर दो टर्म रहेंगे, एक रहेगा एस्पेक्ट और दूसरा रहेगा एक्सपोजर। एस्पेक्ट का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक कंडीशन से, जैसे कि आपने बोला कि ट्रेन जैसे होती हैं अप और डाउन, बोलते हैं कि जो दिल्ली की तरफ जा रही हैं या दिल्ली से आ रही हैं। तो इसी टाइप का इसमें है कि आप कोई स्पेसिफिक पार्ट लेते हैं, जैसे कि आप कोई भी माउंटेन है तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो माउंटेन है, ये सन है, ये सन की डायरेक्शन में है या सन की दूर की साइड है। या फिर अगर आप पोलर रीजन से कर रहे हो तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जैसे हिमालय को लेते हैं कि ये इसका नॉर्थ फेस है, ये साउथ फेस है, तो हम इसे कहाँ से नॉर्थ साउथ फेस कहाँ से कर रहे हैं, हम सन से कर रहे हैं। और अगर हम उससे सॉरी, नॉर्थ और साउथ फेस हम किससे कर रहे हैं, पोलर रीजन से कर रहे हैं। और अगर ईस्ट ईस्ट फेस या वेस्ट फेस जो हम कर रहे हैं वो किससे करेंगे, सन से करेंगे। तो इस टाइप की जो पोजीशन हम शो करते हैं इसे हम बोलते हैं एस्पेक्ट, कि कोई भी जो स्लोप है उसकी एक्चुअल में डायरेक्शन क्या है, वो ईस्टर्न फेसिंग है, वेस्टर्न फेसिंग है, या फिर वो कोई पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ, या जैसे साउथ वेस्ट टर्म आता है वैसे ही साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, इस टाइप की किस डायरेक्शन में स्लोप। और एक्सपोजर जो है उस टर्म का जो सेंस होता है, वहां पर कंटेम्प्रेरी जो क्लाइमेटिक का कोई वेदर फिनोमेना उनके साथ किस टाइप से लिंकेज हो रहा है। जैसे अगर विंड यहाँ पर चल रही है तो ये विंड के साथ यहाँ पर इसका विंड के प्रति जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा होगा। या सन की पोजीशन ये यहाँ पर है, तो सन पे ये 90 डिग्री पे है, जैसे सन की डायरेक्शन ये है और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो एक्सपोजर ज्यादा होगा। अगर ये थोड़ा टिल्टेड है तो इसका एक्सपोजर कम होगा, सपोज ये 270 डिग्री है या 120 डिग्री है, तो इस टाइप से एक्सपोजर जो है इसका वो कम होगा, तो इसके हिसाब से इसे एडजस्ट किया जाता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि इस पे सोलर रेडिएशन कितना पड़ रहा है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, टेम्परेचरी लाइन है, ये सारे जो फैक्टर लिंकेज है उन पर इफेक्ट पड़ता है। अब एक्सपोजर से रिलेटेड जो एस्पेक्ट, एक्सपोजर से रिलेटेड एक सीधा सा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो है अपने हिमालय। हिमालय में अगर आप कभी भी पहाड़ों में जाओ तो आपको क्या मिलता है कि जो उसके साउथर्न फेस है, जैसे कि अगर ये हिमालय को बना लो, इंडिया का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बना लिया, तो एक्चुअली हम लोगों को ये लगता है कि इस साइड से जब रेनफॉल जाती है तो इसके जो नॉर्दर्न फेस है हिमालय के, उन पे वेजिटेशन बहुत अच्छी होगी। और जो साउदर्न फेस है, साउदर्न फेस पे क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबल कम होती है इसलिए वहां पर वेजिटेशन कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है
कि इस साइड से जो हम जा रहे होते हैं, जो नॉर्दर्न फेस है, नॉर्दर्न फेस इसका ये है और ये है इसका साउदर्न, जैसे ये ऐसी रही होगी। तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसे सन जो है, सॉरी मैं गलत भूल गया, ये जो इसका साउदर्न पार्ट है और ये नॉर्दर्न, तो जो साउदर्न सदर्न पार्ट है इसका सोलर जो रेडिएशन है इसका नॉर्थ ये रहेगा और ये साउथ वाला पार्ट रहेगा। तो सदर्न पार्ट से इसको जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा मिल रही होगी, तो इससे रेनफॉल भले ही सदर्न पार्ट पे बहुत मिलती है, लेकिन क्योंकि रेडिएशन ज़्यादा है तो यहाँ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा इवेपोरेशन की वजह से वाटर जब ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है तो यहाँ एक्चुअल में देखा जाए तो मॉइस्चर की डेफिशिएंसी हो जाती है। जबकि जो इसका नदर्न फेस है, नॉर्थ साइड का जो फेस है, इस साइड का जो फेस है, इस पे रेडिएशन कम है तो मॉइस्चर भले ही कम मिली लेकिन वो भी बची रह जाती है। इस वजह से यहाँ मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ ज़्यादा वेजिटेशन। तो ये फ़र्क है कि हमारे जो हिमालय में भले ही साउथर्न जो फेस हैं उन्हें ज़्यादा रेनफॉल मिलती है, इसके बाद भी उन पे वेजिटेशन कम है। अब एक्सपोजर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो फाइनल है इसका लगभग अपने चैप्टर का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोग्राफिक फैक्टर, कौन सा है जो टोपोग्राफिक फैक्टर नहीं है, जैसे कि रेनफॉल, स्लोप तो है, अल्टीट्यूड है, एस्पेक्ट है, रेनफॉल का कोई लेना देना अपने नहीं है। इस पे अब एक मुद्दा और है कि जैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी है किस फॉरेस्ट में हाईएस्ट होती है, ये इसका नहीं है, एक टॉपिक आता है जनरल फॉरेस्ट्री, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री, उसका है, ये अपन इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो देखो जैसे ट्रॉपिकल जो एरिया है यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। रीजन क्या है, यहाँ की जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है उसमें ऑलमोस्ट सभी स्पीशीज ग्रो कर जाती हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेट की तरफ बढ़ेंगे स्पीशीज की जो कंपोज वो स्ट्रेस जो है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा और बहुत सारी स्पीशीज हैं जो कंपटीशन में आउट हो जाएंगी, तो टेम्परेट में सबसे कम होगा। यही वजह है कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कंडीशन आपको जब यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं लिखा है, सीधा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लिखा है और यहाँ पर दिखा है मैंग्रोव्स, तो देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो बहुत हो सकते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई हो सकता है, ट्रॉपिकल जो राजस्थान के हैं वो भी ट्रॉपिकल के हैं, तो मैंग्रोव्स में तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर। तो इस केस में ऑब्वियसली मैंग्रोव फॉरेस्ट इसका आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव कैसी कंडीशन में है, ये वेजिटेशन है लैंड वाली और ये है सॉइल वाटर वाली, तो यहाँ पर दोनों का जंक्शन है, यहाँ पर दोनों टाइप की वेजिटेशन है, इसलिए इसकी डाइवर्सिटी सबसे हाईएस्ट होगी, तो अपना आंसर रहेगा मैंग्रोव्स। अदरवाइज मैंग्रोव्स अगर नहीं होता तो अपन सीधा सीधा ट्रॉपिकल लगा देते हैं, और वैसे भी मैंग्रोव्स भी ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं। तो यहाँ अपना जो टोपोग्राफी वाला चैप्टर है वो खत्म हो गया। अब अपन को देखेंगे अगले चैप्टर की तरफ, वो है अपना बायोटिक फैक्टर, छोटा सा चैप्टर है। बायोटिक फैक्टर में एक्चुअली बेसिकली आपको ये देखना है कि जो बायोटा है, जो प्लांट एनिमल लिविंग थिंग्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरेक्शन का यहाँ पर क्या है कि जैसे ट्री है, फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट का एक ट्री फॉरेस्ट के दूसरे ट्री से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ है तो ये ट्री वाइल्ड लाइफ से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या थर्ड फैक्टर ह्यूमन बीइंग है उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो पहले हम इन इन दोनों फैक्टरों को पढ़ेंगे, क्योंकि अपनी जो स्लाइड है ये लेक्चर रहेगा वो मेजॉरिटी इसी मुद्दे पे चलेगा, प्लांट प्लांट इंटरेक्शन। अगर दो प्लांट के बीच के इंटरेक्शन को देखा जाए तो जनरली इनके बीच में बेसिकली जिनका हमारे लिए सेंस है वो 5 टाइप के इंटरेक्शन है। या तो ये पैरासाइटिक है, कॉम्पिटिटिव है, सिम्बायोटिक है, इपिफाइटिक है, क्लेम्बर है। इन्हें एक एक करके समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला लेते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या है, या फिर ये बोलो कि ये जो भी कंपटीशन है वो किस वजह से है, ये सभी के सभी कंपटीशन एक ही चीज के लिए है, वो है लाइट, वाटर, मिनरल और स्पेस, ये 4 चीजें हैं जो चाहिए। और ये प्लांट जो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जो भी ये 5 टाइप का रिलेशन बन रहा है, वो इन्हीं 4 फैक्टरों के ऊपर चलेंगे। कौन से? ये वाले 4। तो इनमें सबसे पहले हम पैरासाइटिक को देखते हैं। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जिसे आप अक्सर देखते हो, वो है अपना कसकुटा। जो कसकुटा है या इसे मदार बोलते हैं या अमरवेल भी बोलते हैं। अगर कसकुटा को देखा जाए तो इसका जमीन से कोई लिंकेज नहीं है, ये पूरा का पूरा प्लांट इस पेड़ के ऊपर बचा रहता है और उसी पे चढ़ जाता है और उसी उसी पे पैरासाइट होता है, मतलब उसी से अपना न्यूट्रिएंट पूरा एब्जॉर्ब करता है। कसकुटा रिफ्लेक्स है। अब मुद्दा ये है कि ये पूरा करता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट तो है,
लेकिन यहाँ पैरासाइट की कुछ कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज कैसी हैं? 4 कैटेगरीज हैं। एक है जैसे स्टेम, और कुछ पैरासाइट होंगे जो होंगे रूट पे। तो स्टेम पे भी इस टाइप के होंगे, एक तो टोटल पैरासाइट और दूसरा पार्शियल। वैसे ही रूट पे होंगे एक टोटल और दूसरे होंगे पार्शियल। टोटल का मतलब ये टोटली स्टेम पे डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए, और पार्शियल का मतलब ये कुछ अपना बना लेगा, कुछ ले लेगा। वैसे ही रूट का है कि ये क्या करेंगे, जो या तो टोटली रूट पे दूसरे पेड़ की रूट पे रूट से न्यूट्रिशन ले रहा है, या फिर केवल कुछ पार्ट ले रहा है और रिमेनिंग कुछ सिंथेसाइज कर लेते हैं। इस टाइप से इनकी 4 कैटेगरी है। यहाँ पर हम 3 को डिस्कस करेंगे मेनली, जिनका हमारे लिए सेंस है। तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो है वो है टोटल स्टेम पैरासाइट। मतलब ये स्टेम पे, दूसरे प्लांट की स्टेम पे चढ़ के उससे न्यूट्रिशन ले लेता है, लेकिन ये टोटल है, मतलब इसका खुद का कुछ भी नहीं बनाता है। ये बिल्कुल सामने जा करके पका पकाया खाना लेता है, खुद बिल्कुल नहीं लेता, कुछ भी नहीं करता। अब ये जब सामने वाले से लेता है, ऐसा क्यों ले रहा है? क्योंकि पहला तो देखो इसका कलर, कैसा कलर का है? येलो कलर का है, मतलब क्लोरोफिल इसमें है नहीं। क्लोरोफिल होता तो ये क्या कर लेता है? ये फोटोसिंथेसिस तो वो नहीं कर पाता है, इसलिए इसे फूड तो खुद बना ही नहीं सकता। दूसरा, जमीन से या रूट्स इसकी, ना तो इसके पास रूट्स है और ना ही ये सॉइल से कहीं इसका कनेक्शन है, तो क्या नहीं कर सकता है? ये मिनरल्स भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इस टाइप से ये जो होस्ट प्लांट है उस पर न्यूट्रिएंट और मिनरल्स दोनों के लिए ही डिपेंड है। तो आप पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कस्कुटा रिफ्लेक्सा है वो क्या है? ये है टोटल स्टेम पैरासाइट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा मुद्दा है कि आखिर ये फिर होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट और मिनरल्स कहाँ से लेता है और फूड कैसे लेता है? तो इसके पास एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जिन्हें बोलते हैं हॉस्टोरिया। ये प्लांट के साथ चिपक जाता है, इन्हें क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया। हॉस्ट ओरिया, इन्हें हॉस्टोरिया को याद रखना। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये जो मदर है जो कस्कुटा है, ये न्यूट्रिएंट कैसे ड्राइव करता है? तो किससे करेगा? हॉस्टोरिया से। अब अगर हॉस्टोरिया के बाद ये अपना मदर वाला हो गया, इसके अलावा भी कुछ और प्लांट हैं, जैसे मैंने बोला ये अपना क्या हो गया? टोटल स्टेम। अब अपनी दूसरी कैटेगरी है वो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। मीन्स ये वो प्लांट है जो दूसरे की स्टेम पे डिपेंड है। किसके लिए? न्यूट्रिशन और मिनरल्स दो ही तो चाहिए, फूड और न्यूट्रिएंट। एक तो फूड और दूसरा चाहिए न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स। तो ये तो है, ये तो दोनों ही इसी से ले रहा है। ये बोल रहा है कि एक काम करो, तुम मुझे न्यूट्रिएंट दे दो, फूड हम खुद ही सिंथेसाइज कर लेंगे। तो यहाँ आते हैं विस्कम, लॉरेंथस और आर्सियोथोबियम। ये तीनों ही याद होना चाहिए। विस्कम, लॉरेंथस और आर्सियोथोबियम तीनों ही याद होना चाहिए, तीनों ही क्वेश्चन में दर पूछे गए हैं। तो पहले ले लेते हैं हम विस्कम लॉरेंथस को। आपने कई बार देखा होगा पूरा प्लांट सूख रखा है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी मस्त वेजिटेशन सी एकदम ग्रीनरी छा रखी है। तो ये एक्चुअली लॉरेंथस होता है। ये लॉरेंथस क्या करता है? इसकी जो प्लांट है, प्लांट की जो ब्रांच है उससे अटैच हो रखा है। अब ये ग्रीन है तो फूड ये खुद बना लेता है। क्या बना लेता है? फूड खुद सिंथेसाइज कर लेगा, लेकिन प्लांट जो है उससे ये न्यूट्रिएंट ले लेगा। न्यूट्रिएंट जो है, मिनरल्स है, वाटर है, वो इस प्लांट प्लांट की जो रूट है, प्लांट का जो स्टेम है उससे जुड़ जाएगा और उस स्टेम से ये प्लांट ड्राइव कर लेगा, उससे पानी खींच लेगा, मिनरल्स खींच लेगा, लेकिन फूड खुद सिंथेसाइज कर लेगा। ये क्या है? लॉरेंथस। लॉरेंथस के बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है अपना विस्कम। विस्कम के साथ भी यही था और वैसा ही है आर्सियोथोबियम के साथ। ये भी दूसरे प्लांट पे ग्रो कर रखा है, यहाँ पर ये बिल्कुल चिपक गया है। ग्रीन है तो ये फूड खुद सिंथेसिस करेगा, लेकिन वाटर और मिनरल्स के लिए अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंड है। वैसी है आर्सियोथोबियम के साथ कंडीशन। तो ये हो गए टोटल स्टेम और पार्शियल स्टेम। तीसरा देखते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट। जैसे कि इस टाइम में मैंने बता दिया ये तो है टोटल और ये हो गया पार्शियल। अब वैसे ही अपने होगा रूट का। ये तो स्टेम के थे, तो रूट में भी एक पार्शियल होगा और एक टोटल रूट पैरासाइट होगा। तो टोटल को यहाँ अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पार्शियल पढ़ना है। और पार्शियल में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, उसमें अपने लिए जो सेंसफुल है वो है सेंटेलम एल्बम। इस पे अक्सर क्वेश्चन आता ही है, कम से कम इससे 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 टाइम क्वेश्चन आ चुका है कि पार्शियल रूट पैरासाइट है। और ये कई जगह है, मींस फॉरेस्ट में ही अदर में भी आता है कि पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा सेंटेलम एल्बम। अब इससे एक एक्सरसाइज छोटी सी कर लेते हैं कि व्हाट इज हॉस्टोरियल प्लांट। क्या व्हाट इज हॉस्टोरिया
प्लांट, मतलब प्लांट में ये होस्टोरिया है वो है क्या? तो ये बोला कि होस्टोरिया क्या है, सकिंग रूट है, मतलब ऐसी रूट जो सकिंग करती है ऑफ वांट, जो चीजें चाहिए उनको सक करने वाली चाहिए। या क्रीपिंग रूट्स, देखो क्रीपर क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इनमें आपने देखा होगा कुछ क्लेम्बर्स टाइप के, इस टाइप की वो क्लेम्बर्स में रूट्स होती हैं जो दूसरों के साथ क्वाइल करके जुड़ जाती हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम क्रीपिंग रूट। तो क्या होस्टोरिया क्रीपिंग रूट है? नहीं। क्लेम्बिंग रूट्स, मतलब ऐसी रूट्स जो क्लेम्बिंग करने का काम कर रही हैं, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पर एक है सकिंग रूट ऑफ वांट और सकिंग रूट ऑफ पैरासाइट। तो यहाँ पर क्योंकि दूसरा पैरासाइट ही है तो इसलिए इसका आंसर अपना यही जाएगा। अदरवाइज इसमें वांट वांट दिया था, अगर कुछ और होता है और पैरासाइट यहाँ पर ना होकर कुछ और होता है तो अपन वांट वाला लगा देते, क्योंकि जो चाहिए वही तो सक करना है। लेकिन एक्चुअली ये सकिंग रूट ऑफ वांट, इसका पैरासाइट वाला अपना आंसर सही आ जाएगा। तो इसका आंसर रहा ये। इसके साथ अब अपने आगे चलते हैं दूसरे इंटरेक्शन पे, वो है अपना कॉम्पिटिशन। कंपटीशन का मतलब क्या है? देखो प्लांट की चार बेसिक चीजें हैं, लाइट, न्यूट्रिएंट, स्पेस और वाटर। अब इन दूसरों के लिए जो मार काट मच रखी है, आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहा है, तो क्या है? कंपटीशन है। और इसमें रिजल्ट क्या होता है? जो सर फिट होगा, जो सबसे बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का यहाँ रूल चलेगा। अब इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन होता ही है। कैसा होगा वो, हम जो एलोपैथिक टाइप की जो कंपटीशन है ना, हम एग्रो फॉरेस्ट्री में ज़्यादा अच्छी बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। और दूसरा अपन इकोलॉजी वाले पार्ट में ये डिस्कस करते हैं मेनली। अब मेन आता है अपना सिम्बायोटिक, जहाँ पर एक टाइप की स्पीसीज दूसरी टाइप की स्पीसीज के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। इसमें हम दो चीजें पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं माइकोराइजा, जहाँ हायर प्लांट्स के साथ जो रूट्स हैं उसमें फंजाई गुथा हुआ था, और फंजाई उसके साथ क्या बना रहा था? माइकोराइजा। माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट्स। दूसरा हम पढ़ चुके थे कि जो राइजोबियम है वो लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में था, और ये क्या कर रहा था? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक टाइप से यहाँ दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक थे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये हम सिम्बायोटिक इंटरेक्शन जो है उसे पढ़ चुके थे। यहाँ पर ज्यादा कुछ बचा नहीं था। अब हम देखते हैं अपना दो जो बचे थे, क्लेम्बर और एपीफाइट। तो इनमें मेनली हमें देखना है एपीफाइट और क्लेम्बर। तो एपीफाइट को देखते हैं। एपी का मतलब होता है अबव, मतलब किसी के ऊपर, और फाइट का मतलब प्लांट, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर है। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है वो आता है वेंडा का। वेंडा एक छोटा सा प्लांट होता है, ये क्या करता है? दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है। तो आपको यहाँ एक तो क्वेश्चन इस टाइप का है कि कौन एपीफाइट है, तो एपीफाइट जब भी आ जाएगा उसका सीधा सीधा आपको वेंडा ऑप्शन में मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन वो ये पूछ लेते हैं कि क्योंकि वेंडा जब ये प्लांट से जुड़ता है तो उसके पास दो टाइप की रूट होती है। देखो ये एपीफाइट है, पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट होता तो ये प्लांट से कुछ ले रहा होता है। ये प्लांट से, मेन प्लांट जिसपे ये चढ़ा हुआ है उससे कुछ ले नहीं रहा है, बस ये उस पर रुका हुआ है कि भाई हमें तुम आसरा दे दो, हम यहाँ पर हैं, हम अपना सब कुछ कर लेंगे। तो जब सब कुछ करेगा तो पहले तो इसे उस दूसरे प्लांट पर टिकना है, तो टिकने के लिए क्या करेगा? यहाँ पर एक टाइप की रूट्स डेवलप करता है, इन्हें बोलते हैं क्लेंजिंग रूट्स। ये क्लेंजिंग जो रूट्स हैं, ये होस्टोरिया नहीं है, क्लेंजिंग रूट्स हैं, वो इसको प्लांट से, जैसे आप गम से चिपका दिया हो, इस टाइप से इसके प्लांट से चिपका रहने में हेल्प करता है। दूसरा, ये फूड खुद बनाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? ये ग्रीन होता है पूरा, तो ये फोटोसिंथेसिस खुद कर लेगा, फोटोसिंथेसिस। अब मुद्दा आता है कि फोटोसिंथेसिस तो कर लेगा, लेकिन इसको चाहिए तो पानी और मिनरल्स, वो कहाँ से लेके आएगा? तो इसके पास एक तीसरी और होती है जिन्हें बोलते हैं अपन एरियल रूट। एरियल रूट में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं अपन वेलामेंट टिश्यू। ये वेलामेंट टिश्यू पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये वेलामेंट टिश्यू किस में होता है, तो उसका एग्जांपल आता है एरियल रूट। या वेलामेंट टिश्यू का सीधा कंपोजिशन जो मिलाया जाता है मेल्थिकर में, वो मिलाया जाता है वेंडा से। तो या तो वेंडा से मिलेगा या एरियल रूट से मिलाएगा। तो यहाँ पर जो वेलामेंट टिश्यू है ये क्या करता है कि ये रूट्स जो है वो हवा में लटकी रहती हैं। वेलामेंट जो है वो एक टाइप से ऐसा समझ लो कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है जो जड़ों को चारों तरफ से कवर कर रखा होता है, गुथा होता है, पाला जैसा लगा होता है। तो जैसे ही हवा चली, हवा इसके अंदर घुसती है तो गुथ जाती है, और हवा से जो मिनरल्स हैं, हवा में जो न्यूट्रिएंट है, उन्हें ये पकड़ के खींच लेता है। तो इस टाइप से वेलामेंट टिश्यू की हेल्प से ये मिनरल्स और वाटर मिल ही गया, फोटोसिंथेसिस बना लिया, लीफ से ग्रीन है, तो ये सर्वाइव कर जाता है। तो वेंडा क्या है? एपीफाइट।
वेंडा के साथ अब आता है अपना दूसरा पार्ट, वो है अपना क्लेम्बर। क्लेम्बर मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये चढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये जिस रीजन में ग्रो करते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी वेजिटेशन होती है, प्लांट होते हैं 20-20 22 फुट के। तो इनको नीचे लाइट नहीं मिल रही होती है, तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के उसके टॉप पे पहुँच जाते हैं और लाइट मिल जाती है। तो इस टाइप से जो क्लिम्बर हैं वो मेनली बेसिकली लाइट के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। क्लिम्बर्स में अपने लिए जो एग्जाम्पल आते हैं, जो फॉरेस्ट्री में आते हैं, उसमें एक तो आता है अपना बाउहिनिया वेहलाई और दूसरा आता है ब्यूटिया सुपरबा। ये दोनों ही इतने एग्जाम्पल इतनी बार आए हैं ब्यूटिया सुपरबा और बाउहिनिया के पूछो मत। और ये अक्सर सीधे-सीधे आते हैं और उसमें कई क्वेश्चन कैसा भी घुमा-फिरा देंगे, लेकिन ये दोनों क्लैम्बर याद रखना, आपको अपना काम हो जाता है। ये दोनों ये याद रखना कि ये दोनों क्लैम्बर हैं। केवल बाहुनिया से काम नहीं चलेगा, बाहुनिया पहला ही याद रखना पड़ेगा और इसमें वैसे ये ब्यूटिया सुपरबा आपको याद रखना पड़ेगा, सुपरबा है, क्योंकि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये ट्री है, ट्री में आता है। तो सुपरबा याद रखना पड़ेगा और पहला ही याद रखना पड़ेगा और ये दोनों क्लैम्बर हैं। जब क्लिम्बर की बात आती है तो एक टर्म और आता है, आपने सुना होगा, वो आता है लाइनाज। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया है, यहाँ पर जो वुड होती है ये काफी, ये जो क्लिम्बर होते हैं ये पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। अब चढ़ क्यों रहा है? जो मैंने बताया लाइट के लिए, क्योंकि यहाँ पर नीचे लाइट नहीं है। ये जब ऊपर चढ़ जाते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये इतने मोटे हट्टे कट्टे हो जाते हैं दर वाले। तो इनकी जो मोटे मोटे जो क्लिम्बर है ये वुडी है, क्योंकि बाद में इनमें वुड फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो वुडी क्लिम्बर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, एक्चुअल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं है केवल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में जो वुडी क्लिम्बर है इन्हें बोलते हैं हम लाइनाज। तो लाइनाज के लिए हमारे लिए सेंस है। अब इस पे एक एक्सरसाइज कर लेते हैं और यहाँ पर अपना लघु चैप्टर खत्म हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लिम्बर एंड अ होस्ट करेस्पॉन्डिंग टू, एक क्लिम्बर और उसके बीच और उसका जो होस्ट है जिस पर वो चढ़ा है उनके बीच में किस टाइप का रिलेशन है, कि क्या कोई न्यूट्रलिज्म है, क्या कोई एक दूसरे को कोई न्यूट्रिएंट देता है? तो न्यूट्रिएंट वाला तो कोई मुद्दा है ही नहीं। पैरासाइटिक है, क्या एक दूसरे से पैरासाइट है, मतलब क्या क्लिम्बर है अपने मेन प्लांट से कुछ न्यूट्रिएंट ले रहा है? नहीं, क्योंकि क्लिम्बर नीचे जमीन से जुड़ा है तो उसकी खुद की रूट है, खुद न्यूट्रिएंट ले रहा है। उसका ग्रीन है तो खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो तो बस प्लांट पे इसलिए चढ़ा है जिससे कि वो ऊपर आ जाए। म्यूचुअलिज्म और कॉमन सेलिज्म। तो देखो म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि जैसे मैं म्यूचुअल, मेरे और आपके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन है, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे हो, एक टाइप से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और कॉमन सेलिज्म भी म्यूचुअलिज्म जैसी है, बस इसमें फर्क ये होता है कि इसमें यह है कि अगर हम आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अगले जैसी कोर्स खत्म हुआ हम आपस में इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाएंगे। हमें एक दूसरे के साथ अगले 20 साल साथ रहना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमन सैलेज में ये दोनों साथ ही रहना पड़ता है। तो ये अपना जो एक टाइप का रिलेशन है, एक टाइप का म्यूचुअलिज्म है। अब यहाँ पर अपना बायोटिक फैक्टर में जो प्लांट प्लांट के बीच का रिलेशन था ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बचता है प्लांट एनिमल का और प्लांट और ह्यूमन बीइंग का। तो 2 स्लाइड में कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला देख ले प्लांट एनिमल का। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि प्लांट एनिमल से कैसे इंटरेक्ट करेगा, एनिमल उसे पॉजिटिव भी देगा और नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्या है कि उसके सीड डिस्पर्सल में रोल प्ले कर रहा है, पोलन डिस्पर्सल में रोल प्ले कर रहा है। तो जैसे सीड में कर रहा है तो क्या बोलेंगे अपन इसे, जू चोरी। सीड है तो चोरी और पोलन है तो फ्ली। एनिमल है तो इसलिए जू, तो जू चोरी है, जू फ्ली करेगा। अगर नेगेटिव इंटरेक्शन की बात की जाए तो ये क्या करेगा, जैसे कि परक्यूपाइन है, परक्यूपाइन क्या करेगा कि जो भी बम्बू है उसकी सीडलिंग को खा जाता है। तो इस टाइप से जो नई नई रीजनरेशन जो हो रहा होता है आपको, वो पूरा डैमेज हो चुका होता है। तो इस टाइप से जो नेगेटिव इंटरेक्शन है उसे आपने देख लिया। अब यहाँ इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेक्शन पार्ट अपन काफ़ी डिटेल पढ़ना होता है और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में ये चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल आती हैं। तो यहाँ शॉर्ट में निपटाना ज़्यादा सही है। और इसके बाद अगर आप ह्यूमन बीइंग किया जाए, प्लांट और ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, तो ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, डिफॉरेस्ट करेगा, इलीगल फिलिंग करेगा, फॉरेस्ट फायर, ग्रेजिंग, लॉपिंग वगैरह है, तो इस टाइप से हम फॉरेस्ट को निगेटिव कर देंगे। तो यहाँ अपना जो बेसिक पार्ट था जो इस टॉपिक का, जो इंटरेक्शन वाला, वो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, उससे पहले यहाँ पर ये होस्टोरियल प्लांट वाले क्वेश्चन को कर ही चुके हैं। यहाँ पर अपनी ये टॉपिक खत्म हो जाता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन और बचा है इसका कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है।
जैसे कि पैरासाइट में है एपीफाइट में, तो ये बोला इनकरेक्ट मैच है। तो मैंने बोला था कस्कोटा, वो तो पूरा टोटल पैरासाइट है। अब यहाँ पर टोटल या सेमी नहीं बोला, लेकिन पैरासाइट बोला, तो ये तो टोटल है, मतलब सही है। दूसरा देखो लाइनाज है, इनको बोला गया है ये क्लेम्बर है, बिल्कुल सही है। टीनोस्पोरा आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर ये पता है लॉरेंथस क्या है। लॉरेंथस है विस्कम लॉरेंथस और आर्सीथोबियम, ये क्या है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। जबकि यहाँ एबनॉक्सियस वीड लिख रखा था, तो इसलिए सीधा सीधा गलत हो गया, तो अपना आंसर सीधा निकल आया। तो अगर एक आध नहीं भी पता है, आपको ये पता है, तो अपना काम हो जाता है, यहाँ अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके।